इंडियन मीडिया इज़ बैड। भारत का मीडिया बुरा है, बहुत बुरा है। ये बातें हमसे न जाने कितने लोगों ने पिछले कई सालों में कही है, मगर क्या आपको पता है कि इस मीडिया की हालत ऐसी कैसे हुई जैसी आज है? कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी गलती है कि सरकार ने विपक्ष से राय मशवरा नहीं लिया। जाति सूचक शब्द का आज कोई इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि अगर वो करेगा तो उसे सजा होगी। कि कैसे पुलवामा में आतंकवादी घुस गए, क्या यह आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? इसे आप क्यों नहीं स्वीकार करते? आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसकी कहानी सुनने के बाद आपका और आपकी टीवी स्क्रीन के बीच का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। कहानी है 2006 की। 2006 में एक 33 साल का लड़का देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल एनडीटीवी को छोड़ देता है, वो भी एक स्टार्टअप के लिए, टाइम्स नाउ के लिए। टाइम्स नाउ तब एक छोटा सा चैनल था, नया नया खुला था, लेकिन एक पत्रकार जो अच्छा खासा इस्टेब्लिश हो चुका था उसने अपनी नौकरी को, एनडीटीवी की नौकरी को छोड़ दिया। वजह बड़ी सिंपल सी थी। उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। उसका सपना था भारत के पूरे मीडिया लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल के रख देना। उस लड़के का नाम था अर्नब गोस्वामी और उसने यही करके दिखाया। In a country where people go to jail for a 50 rupee bribe, I know what Bollywood is complaining about. Did this Supreme Court verdict damage parliamentary sovereignty? I'll come to judicial independence later. Drug do, मुझे drugs दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, ecstasy लाओ। कहाँ छिपा हुआ है? बोलते बंद क्यों? मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान का नाम लेकर, अर्शे कहाँ है? सलमान खान कहाँ है? अर्नब का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा था। अर्नब को टीवी की स्क्रीन से ग्रेनेस को ख़त्म करना था। उन्हें ब्लैक एंड वाइट में बात करनी थी। उन्हें सच को सच कहना था, झूठ को झूठ कहना था, सही को सही कहना था, गलत को गलत कहना था। उन्हें किसी चीज़ में जो पेचीदगियाँ उसकी होती हैं, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उससे दूर उन्हें जाना था। डेलियो वेबसाइट पर इंद्रजीत कुंडू नाम के एक पत्रकार ने लेख लिखा है। इंद्रजीत कुंडू ने अर्नब के साथ शुरुआती दिनों में काम किया था। उन्होंने उस लेख में बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरीके से अर्नब का मकसद टीवी स्क्रीन पर एक तमाशा पेश करना था, न्यूज़ नहीं। अर्नब का मकसद था जनता को एक ऐसा तमाशा देना जिससे इंडियन ऑडियंस बधी रहे और उनकी टीआरपी शिखर पर पहुंच जाए। तो शुरू हुआ तमाशे का खेल, जिसमें ड्रामेटिक म्यूज़िक को लाया गया, फिल्मी अंदाज में हेडलाइंस लिखी गई और जनता को इस तरीके से खबरें दिखाई गई जिससे खबरों को सेंसेशन बनाया गया। यानी आपके ध्यान को किस तरीके से आकर्षित किया जाए, जो सोशल मीडिया की आजकल हम पंची लाइन्स बोलते हैं। अगर उसका कोई जनक है भारत में तो कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी ही है। 2008 और 2009 ये वो समय था जब भारत में टीवी घर घर पहुंच रहा था। अब सिर्फ मुंबई और दिल्ली के अमीरों के पास टीवी नहीं था, अब झारखंड और उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में टीवी पहुंच चुका था। इस बात को भारत के अमीरों ने देखा। उन्हें बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्षेत्र में दिखी। उन्हें पता था कि टीवी कल के दिन बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, क्योंकि रेवेन्यू आता था विज्ञापन से और विज्ञापन के लिए चाहिए थी टीआरपी, और टीआरपी हिंदुस्तान में कोई ला सकता था तो वो था अर्नब गोस्वामी। अर्नब के टीआरपी के नंबर छतों को तोड़ रहे थे। वो देश में बहुत ज़्यादा नाम कर रहे थे, मगर उनके साथ एक दिक्कत थी। दिक्कत वो इंग्लिश में करते थे और भारत की जो ज़्यादातर ऑडियंस थी वो हिंदी की थी। तो फिर क्या हुआ? इससे पहले कि अर्नब हिंदी होते, हिंदी के न्यूज़ चैनल अर्नब हो गए। यानी कि पूरा का पूरा जो हिंदी मीडिया लैंडस्केप था वो कहीं ना कहीं अर्नब के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। तो अब शुरू हुई एक रेस बेहतर तमाशा पेश करने की। ये वो समय था जब न्यूज़ चैनल बिग बॉस में मन रही सुहागरातों पर डिबेट करते थे। ये वो समय था जब न्यूज़ चैनल भारत की गरीबी को छोड़ महाभारत के भीष्म पितामह को ढूंढने निकल जाते थे। वो कुत्ते बिल्लियों की वीडियोस मिलेंगी आपको, रातों में गाँवों में जाता हुआ एक न्यूज़ रिपोर्टर मिलेगा जो गाँवों में जाकर भूत ढूंढ रहा है। जी हाँ, ये भारतीय मीडिया का हाल आज नहीं हुआ, ये तब से ख़राब है। लेकिन आपको एक चीज़ जो नहीं मिलेगी वो है धर्म के नाम पर नफ़रत। आपको एक चीज़ जो नहीं मिलेगी वो है किसी को भी एंटी नेशनल या राष्ट्र विरोधी कह देना। ये सब आपको नहीं मिलेगा, ये सब बाद में आया। हालांकि ये वो समय था जब फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब और आज तक के सीधी बात जैसे शानदार शोज़ भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि काफ़ी तीखा जर्नलिज़म होता है और काफ़ी अच्छा जर्नलिज़म होता है। तीखे सवाल पूछे जाते हैं सत्ता से। मीडिया यूपीए सरकार के किए गए घोटालों को बहुत ज़ोरों से उठाता है
और कहीं ना कहीं एक यूपी के खिलाफ माहौल बनना देश में शुरू हो जाता है। ये वो समय था जब मीडिया का पतन तो हो रहा था, लेकिन मीडिया अभी भी असल मुद्दे उठाया करता था। मगर फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। जो कोशिश अर्नब गोस्वामी ने 2006 में की थी, जब सारा मीडिया का ध्यान पैसे के लिए था, जनता के मुद्दों के लिए नहीं था, जिस मीडिया में टीआरपी ही किंग बनने लगा था, उस मीडिया का बुरे से बदतर होना लगभग तय था। और यही हुआ। 2014 के बाद चीज़ें बदलने लगती है। आप देखेंगे 2013 से ही, क्योंकि 2014 के चुनाव होने वाले थे, तो 2014 में मीडिया मैनेजमेंट एक बहुत बड़े स्केल पे होना शुरू हुआ। इसके लिए आप प्रशांत किशोर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं 2014 में मोदी को सत्ता में लाने का एक बहुत बड़ा काम किया। और उसके लिए उन्होंने एक जो तरीका अपनाया वो था मीडिया मैनेजमेंट का, यानी प्राइम टाइम पर क्या डिबेट चलेगी, किस टॉपिक पे डिबेट चलेगी, किस नेता को कितना समय दिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं बैकडोर से मैनेज किया जा रहा था। और इसी मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि 2013 से शुरू होता है टीवी पर भारत और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स का एक साथ बैठकर शोज करना। 2014 के बाद भारत का समाज एक नए दौर में प्रवेश करता है। ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर मीडिया में सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। 2014 के बाद आप देखेंगे किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली डिबेट्स अब भारत के मुसलमानों के खिलाफ होने लगी थी। आप देखेंगे किस तरह से जी न्यूज़ ने इसमें लीड ली थी। जी न्यूज़ वो पहला चैनल था जो ताल ठोक के करता था। जी न्यूज़ वो पहला चैनल था जो डीएनए करता था। और ये सारे वो शोज़ थे जिसमें लगातार ऐसे मुद्दे उठाए जाते थे जो धर्म विशेष पे आक्रमण होते थे, उन पर प्रहार होते थे और कहीं ना कहीं भारत के समाज को बांटने की एक कोशिश की जाती है। अब बाकी के मीडिया चैनल्स का इस पर रिस्पॉन्स क्या होता है? देखिए, आपको इस बात को समझना होगा कि भारत का जो मीडिया है 2006, 2007, 2008 से शुरू से ही यह पैसे के पीछे है। तो मकसद था पैसा, और नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत अच्छे से कैच किया। उन्होंने कहा आपको कॉर्पोरेट के पास जाने की क्या ज़रूरत है पैसे के लिए, आपको पैसा मैं देता हूँ। तो सरकार का जो एडवर्टाइजमेंट का बजट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब सरकार से ऐड मिलने लग गया। तो अब मीडिया का काम सिर्फ और सिर्फ टीआरपी लाना नहीं रह गया। अब मीडिया का काम था सरकार को खुश करना, क्योंकि सरकार ही उन्हें आखिरकार पैसे दे रही थी। उन्हें टीआरपी से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। तो जो जी न्यूज़ ने लीड ली थी उससे जी न्यूज़ को फ़ायदा हुआ, जी न्यूज़ के रेवेन्यू बढ़े, जी न्यूज़ की अच्छी खासी कमाई हुई। और यही बाकी न्यूज़ चैनल्स ने भी देखा कि जी न्यूज़ को सरकार से पैसा भी मिल रहा है, साथ ही साथ इसकी टीआरपी भी बढ़ रही है, तो क्यों ना अब भारत में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ही डिबेट्स की जाए। तबलीगी जमात का आका मौलाना साद किसी शातिर अपराधी की तरह अपने पत्ते बिछा रहा है, तो तबलीगी नहीं तालिबानी जमात वाले मौलाना साद, तालिबानी सोच रखने वाले मौलाना, तालिबानी सोच रखने वाले जमात के मुखिया मौलाना साद, तबलीगी नहीं तालिबानी जमात। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर भेज दिए। तो उसके बाद आप देखते हैं किस तरीके से भारत का मीडिया और गहरे अंधकार में चला गया। भारत का मीडिया एक ऐसा मीडिया बन के रह गया जहाँ किसी को भी एंटी नेशनल बोलना, जहाँ किसी को भी राष्ट्र विरोधी बोलना, जहाँ धर्म विशेष पे लगातार टिप्पणियाँ करना, जहाँ धर्म विशेष के लोगों को टीवी पे बुला के लड़वाना, ये सारी बातें आम हो गई और भारत का मीडिया गोदी मीडिया बन गया।